हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम इनसाइड। आज हम देखेंगे 26 फरवरी 2025 के द हिंदू में आने वाले सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जरूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के द हिंदू में आए हुए ये आर्टिकल और एडिटोरियल एक एक करके हर एक को देखते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल आया हुआ है सीएजी के ऊपर, और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है दिल्ली लॉस 2000 करोड़ टू एक्साइज पॉलिसी। यह बताया जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी को बराबर इम्प्लीमेंट ना करने के कारण 2000 करोड़ का लॉस हुआ है, और वहाँ के मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने सीएजी की रिपोर्ट को लेकर असेंबली में सवाल उठाए हैं। तो जानते हैं इसके बैकग्राउंड डेटा को। तो हम जानते हैं सीएजी क्या होता है। तो सीएजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट इंस्टीट्यूशन का सुप्रीम होता है, और सीएजी से रिलेटेड आर्टिकल मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीएजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या फिर एज के 65 ईयर्स तक का होता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही सीएजी को भी रिमूव किया जाता है। यानी मिसबिहेव करना या फिर कैपेबल ना होना, तो पार्लियामेंट की परमिशन लेकर प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। पावर्स और फंक्शन की अगर हम बात करें तो सीएजी ऑडिट करता है सभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, जैसे यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के। सीएजी रिपोर्ट करता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इरेगुलेट्स के बारे में सीएजी ध्यान रखता है, और लोगों के पैसे को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, इस पर ध्यान रखता है। सरकार के द्वारा दिए गए ग्रांट को ऑडिट करता है। स्पेंड हो जाने के बाद ऑडिट करता है, या ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बाद में चेक किया जा सके। सीएजी के द्वारा 3 बड़ी रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। तो उसमें सबसे पहली रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और तीसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जाती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा जांच की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। तो सीएजी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, यानी पर्टिकुलर टाइम तक का कार्यकाल होता है, और सीएजी को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सैलरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सीएजी अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता। सीएजी के पास में अपनी ऑडिट रूल्स बनाने की पावर होती है। और इसके चैलेंजेस देखें तो करप्शन रोकने के लिए लिमिटेड पावर होती है। सरकार को सीएजी के रिकमेंडेशन लागू करने के लिए इंटरेस्ट कम होता है। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने का बोझ होता है। रियल टाइम ऑडिटिंग की कमी होती है। तो अभी हम देखते हैं सीएजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सरकारी खर्चे में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पब्लिक फंड का मिसयूज़ ना हो, इस पर ध्यान देता है। तो अभी हम देखते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल, जो कि आया हुआ है पुलिस एनकाउंटर पर, और इसकी न्यूज़पेपर के पेज 1 पर आया हुआ है, और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन वेदर आसाम फॉलोड नॉर्म्स फॉर पुलिस एनकाउंटर।
आसाम गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े मामले को खारिज कर दिया क्योंकि ये 2000 सुप्रीम कोर्ट के 2014 की जजमेंट को वायलेट करता था। ये केस रिलेटेड था 171 पुलिस एनकाउंटर से, जो कि मई 2021 से लेकर अगस्त 2022 के बीच में हुए। तो देखते हैं इसके बैकग्राउंड डेटा को, जानते हैं पुलिस एनकाउंटर से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो पुलिस किसी सिचुएशन में क्रिमिनल को या फिर सस्पेक्ट को सेल्फ डिफेंस या फिर ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर कर सकती है। तो जानते हैं इनकाउंटर से जुड़े प्रोविज़न को। तो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, वो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, चाहे फिर वो अपराधी क्यों ना हो, और ये अधिकार सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही छीना जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 96 से लेकर 106 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में बताया गया है कि मतलब अधिकार दिया गया है कि जी जैसे पुलिस को ज़रूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सेक्शन 46 ऑफ CRPC में बताया है कि अगर कोई गंभीर अपराधी भागने की या फिर गिरफ्तारी का विरोध करने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद NHRC गाइडलाइंस देखते हैं। तो हर एक इनकाउंटर की फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी इनकाउंटर के ऊपर। तो फेक इनकाउंटर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस दी थी। उसमें से 6 मेन गाइडलाइंस हम देखेंगे। पहला, इनकाउंटर के केस में FIR रजिस्टर करना ज़रूरी है। फिर दूसरा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए CID या फिर किसी और पुलिस टीम के द्वारा। थर्ड, इनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। फोर्थ, इनकाउंटर की जानकारी NHRC को देना कंपलसरी है। फिफ्थ, अगर सस्पेक्ट घायल हो तो तुरंत मेडिकल सहायता और लीगल प्रोसीजर मिलनी चाहिए। लास्ट, इनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को तब तक कोई इनाम या प्रमोशन ना मिले जब तक पूरी जांच ना हो जाए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 16 गाइडलाइंस में से 6 मेन गाइडलाइंस। तो जानते हैं अभी हम पुलिस इनकाउंटर के कॉजेज़। तो पुलिस इनकाउंटर 2 वजह से होता है। पहला, सेल्फ डिफेंस, जब क्रिमिनल ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर अटैक करता है। और दूसरा, जब कोई डेंजरस क्रिमिनल भाग रहा होता है तब। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है यमुना रिवर पोल्यूशन। इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है, चेंज सर्कमस्टांसेस इन दिल्ली, पावर कॉरिडोर में सी बेटर यमुना क्लीन अप, सेज अपेक्स कोर्ट। तो यमुना रिवर के पोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है, जिसमें पॉलिटिकल व्यू बताया गया है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल व्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसके रियल प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके बैकग्राउंड डेटा के बारे में जानते हैं। तो यमुना नदी गंगे की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देखते हैं यमुना नदी में पोल्यूशन के मेन रीज़न। सबसे पहला, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्री से बिना साफ़ किया हुआ केमिकल वेस्ट नदी में बहाया जाता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट में टॉक्सिक मेटल्स, डाइज और हजार्डियस केमिकल होते हैं। फिर दूसरा, डोमेस्टिक सेवेज यानी घरेलू गंदा पानी। 80% से ज़्यादा यमुना नदी में पोल्यूशन का कारण डोमेस्टिक सेवेज ही है, जो घर से निकलने वाले गंदे पानी के कारण होता है। और सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए ख़राब पानी सीधा नदी में चल जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी एग्रीकल्चर से होने वाले प्रदूषण। तो खेतों से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और एनिमल वेस्ट नदी में चल जाते हैं, जिससे नदी के पानी में रासायनिक जहर बढ़ता है।
फिर रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़, जिसमें त्योहारों के दौरान मूर्तियाँ, फलों और प्लास्टिक के कचरे का विसर्जन किया जाता है। नदी में नहाने से और धार्मिक कार्यों से भी प्रदूषण बढ़ता है। फिर रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी, अच्छा ये हो गया, सॉरी, सैंड माइनिंग एंड इंक्रोचमेंट। तो इलीगल सैंड माइनिंग से नदी के इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट और लैंड इंक्रोचमेंट से नदी के प्रवाह पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं यमुना नदी में हुए पोल्यूशन के कारण क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, टॉक्सिक केमिकल के कारण नदी में एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से कई इलाकों में नदी निर्जीव हो जाती है। फिर उसके बाद हेल्थ हैज़ार्ड यानी स्वास्थ्य पर असर, जिसमें ग्लोरिया, टाइफाइड, डायरिया जैसे पानी से निर्माण होने वाली बीमारियां बढ़ती है। नदी के पास उगने वाली फसलें और मछलियां विषैली हो जाती है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसमें मछुआरों की रोजी रोटी प्रभावित होती है। ज़्यादा पानी को प्योरीफाइड करना पड़ता है, जिसके कारण प्योरीफिकेशन कॉस्ट बढ़ती है। देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यमुना नदी को साफ करने के लिए। तो सबसे पहले यमुना एक्शन प्लान, जो 1993 में जापान की मदद से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और नदी की सफाई। फिर दूसरा है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो 2014 में शुरू हुआ, जिसमें यमुना को भी शामिल किया गया। इसके मुख्य कार्य थे बायो रिमीडिएशन एंड जैविक सफाई, क्लीनिंग यानी सतह की सफाई, और फॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना। अब देखते हैं यमुना को साफ करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए। तो सबसे पहले कमज़ोर नीतियाँ, कमज़ोर नीतियों के कारण योजनाएं असफल हो रही थी। फिर करप्शन और मिसमैनेजमेंट से सफाई बराबर नहीं हो रही थी। फिर अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के कारण पोल्यूशन और बढ़ रहा था। और लो पब्लिक अवेयरनेस यानी लोगों को जागरूकता कम थी। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एआई एंड इन्वायरमेंट, और इसके बारे में एडिटोरियल आया हुआ है और उसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है एआई हैज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो एआई की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है हम देखेंगे। एआई अच्छा है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट पे नुकसान भी होता है। एआई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा करता है। तो देखते हैं एआई की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सबसे पहले हाई एनर्जी कंजम्पशन। तो एआई स्पेशली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए पावरफुल डाटा सेंटर की ज़रूरत होती है। डाटा सेंटर की बिजली खपत बढ़ाने से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। उसके बाद कार्बन इमिशन। तो एआई सिस्टम को ट्रेनिंग देने और चलाने से लार्ज अमाउंट में CO2 गैस रिलीज होती है। और इसका एग्जांपल देखिए तो ChatGPT 3 की ट्रेनिंग से 550 मीट्रिक टन CO2 निकली, जो 125 पेट्रोल कारों से साल भर के CO2 के इमिशन के बराबर थी। एआई का उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टो माइनिंग में भी होता है, जिससे कार्बन इमिशन बढ़ता है। फिर वाटर कंजम्पशन। यह डाटा सेंटर को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। सिर्फ गूगल के डेटा सेंटर ने 2022 में 15 बिलियन लीटर पानी खर्च किया। यह लोकल वाटर रिसोर्सेस में संकट पैदा कर सकता है। फिर ई वेस्ट जनरेशन। एआई हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर पर डिपेंड होता है, जैसे GPU, TPU और चिप्स। इनके हार्डवेयर में अपग्रेड आता है तब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा होता है। गलत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को फेंकने से टॉक्सिक पोल्यूशन बढ़ता है और पानी दूषित हो सकता है। फिर एआई से
होने वाले एआई के पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाने वाले कारण। तो सबसे पहले एआई की बढ़ती डिमांड। ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट में एआई के उपयोग से एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। अधिक कंपनी या और देश एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे नए नए डाटा सेंटर और अधिक पोल्यूशन हो रहा है। लैक ऑफ सस्टेनेबल एआई प्रैक्टिस। अधिकतर टेक कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग नहीं करती। यह मॉडल को बार बार ट्रेन किया जाता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है। लिमिटेड रिसाइकलिंग ऑफ एआई हार्डवेयर। एआई चिप्स और प्रोसेसर को रिसाइकल करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। यह हार्डवेयर में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो तरीके से जाने पर और पानी प्रदूषित करते हैं। एआई के इम्पैक्ट को कम करने के सॉल्यूशन। एनर्जी एफिशिएंट एआई मॉडल्स। कम बिजली खर्च करने वाले एल्गोरिदम बनाने चाहिए। कंटिन्यूएशन और प्रूनिंग टेक्निक से मॉडल कुशल बनाया जा सकता है। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पानी को सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल अपने डाटा सेंटर में करना चाहिए। कंपनियों को डेटा सेंटर को ठंडे इलाकों में बनाना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड रीयूज एआई हार्डवेयर। बेहतर ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए जो एआई चिप्स और सर्वर को रिसाइकल कर सके। एआई हार्डवेयर प्रोडक्शन में सर्कुलर इकोनॉमी अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसीज़। एआई कंपनियों के लिए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज बनाने चाहिए। ज़्यादा कार्बन इमिशन करने पर टैक्स लगाना चाहिए और ग्रीन एआई रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सहायता देनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है तमिलनाडु थर्ड लैंग्वेज, और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है शुड अ थर्ड लैंग्वेज बी कंपलसरी। तो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है तमिलनाडु में थर्ड लैंग्वेज को लागू करने के ऊपर, और थर्ड लैंग्वेज है हिंदी। तमिलनाडु 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें तमिल और इंग्लिश है। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को प्रपोज किया गया, जिसका तमिलनाडु विरोध करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिंदी विरोधी आंदोलन 1930 और 1960 में हिंदी थोपने के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, और इन आंदोलनों के कारण 2 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें तमिल और इंग्लिश था। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में पहली बार 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 3 लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल। तमिलनाडु अपोजिशन। तमिलनाडु को लगता है कि यह हिंदी को थोपने के प्रयास है। यह तमिल भाषा संस्कृति के लिए खतरा माना जाता है। थर्ड लैंग्वेज ऐड करने से स्टूडेंट पर बर्डन बढ़ सकता है। रीसेंट डेवलपमेंट। 2025 में एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान तमिलनाडु से 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाने की अपील की और इसे कानून का पालन बताया। तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके ने हिस्ट्री और कल्चर का सहारा लेते हुए पॉलिसी का विरोध किया। आर्गुमेंट अगेंस्ट 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तमिल कल्चर, एजुकेशनल बर्डन और हिस्टोरिकल विरोध। इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि है अरेस्टिंग वुमन एट नाइट, और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है डिड द हाई कोर्ट रूल अबाउट अरेस्टिंग वुमन एट नाइट। तो हाई कोर्ट का कौन सा ऐसा रूल है जो महिलाओं को रात में गिरफ्तार को लेकर महिलाओं को रात में गिरफ्तारी को लेकर, तो चलिए जानते हैं। रात में महिलाओं की गिरफ्तारी एक सेंसिटिव लीगल और ह्यूमन राइट्स का विषय है। भारतीय कानून महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है ताकि गिरफ्तारी के दौरान हरासमेंट और अब्यूज़ को रोका जा सके। अगर लीगल प्रोविज़न देखें तो सबसे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973
इसमें सेक्शन 46 के क्लॉज 4 के तहत सनसेट के बाद और सनराइज के पहले किसी को भी किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि अति आवश्यक ना हो। अगर रात में गिरफ्तारी करना जरूरी है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी चाहिए और फीमेल पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर सेक्शन 51 के क्लॉज 2 ऑफ CRPC के तहत अगर महिला की तलाशी लेनी हो तो सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर ही तलाशी ले सकते हैं और वो भी डिसेंसी के साथ। तो अरेस्टिंग वुमेन एट नाइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गाइडलाइंस देखते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन महिलाओं को रात में पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए। फिर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को लॉकअप में अलग अलग रखना चाहिए। अब हम देखते हैं रीज़न बिहाइंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमन। तो महिला को स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि हरेसमेंट, असॉल्ट और कस्टोडियल वायलेंस से बचाया जा सके, महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके और पुलिस द्वारा किए गए पिछले दुरुपयोग और गलत व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। एक्सेप्शन टू द रूल, यानी महिलाओं को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन जब सीरियस क्राइम किया गया हो या फिर अरेस्ट करने में डिले हुआ हो या फिर जुडिशियल की परमिशन मिली हो। अगर हम चैलेंजेस देखें तो ज़्यादातर महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। कई मामलों में पुलिस द्वारा उनके नियमों के सही से पालन नहीं किया गया है। अर्जेंट केसेस में परमिशन लेने में डिले हो जाता है। रिसेंट केसेस और जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने कई बार इन्हें कानून का सख्ती से पालन करने के लिए एक ऑर्डर दिया है। इन रूल्स का पालन ना करने वाले ऑफिसर पर सख्त कार्रवाई की गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन नेशन सिक्योरिटी। और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है कोस्ट गार्ड हेल्प्स सिक्योर इंडिया सोवरेनिटी, स्टॉप इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। तो टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 150 इलीगल ड्रग को पकड़ा है और उन ड्रग की शिपमेंट की वैल्यू है 37,000 करोड़। तो जानते हैं हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्री सुरक्षा करते हैं। इनकी स्थापना 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा की गई थी और इनका मोटो यानी नारा है वयम रक्षकम, मतलब वी प्रोटेक्ट। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। इंडियन कोस्ट गार्ड इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन्फिल्ट्रेशन होने से बचाते हैं। इंडिया की 7,516 किलोमीटर की सीमा की पेट्रोलिंग करते हैं। फिर एंटी टेररिज्म एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जिसमें समुद्र से होने वाली एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल 26/11 मुंबई अटैक। फिर भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री पायरेट्स के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें समुद्र में फंसे जहाज़ों, मछुआरों और कोस्टल इलाकों में लोगों को बचाने के काम करते हैं। जहाज़ों, हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद से बचाव कार्य किया जाता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, मैरीटाइम पोल्यूशन एक्ट 1986 और शिप्स और इंडस्ट्री से होने वाले ऑयल स्पिल्स और समुद्री पोल्यूशन को बचाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी से रिलीफ ऑपरेशन किए जाते हैं और फूड मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। कोस्टल सर्वेलेंस
एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, जिसमें इंडियन नेवी, खुफिया एजेंसी, स्टेट पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं, जिसमें वहाँ रडार स्टेशन और पेट्रोल वेसल से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। फिशरिंग प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, जिसमें इलीगल फिशिंग को रोकते हैं और इंडियन फिशरमैन की सेफ्टी पर ध्यान देते हैं। एंड फिर हम देखते हैं मेजर ऑपरेशन एंड अचीवमेंट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन ताशा 1990, जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए किया गया था श्रीलंकन सिविल वॉर के समय में। फिर ऑपरेशन स्वान, जो 1993 में हुआ था मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होने के बाद कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। फिर 26/11 मुंबई अटैक रिस्पॉन्स में, जिसमें पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोस्टल सर्वेलेंस को बढ़ाया गया था। और फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूएसए, जापान, श्रीलंका और एशियन नेशन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सबसे पहले लिमिटेड मैन पावर एंड रिसोर्सेस। फिर साइबर अटैक, ड्रोन बेस्ड टेररिज्म के बढ़ते खतरे। और लास्ट, नेबरिंग कंट्रीज से होने वाली स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन को रोकने की चुनौती। तो ये था आज का द हिंदू का डिस्कशन। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।